नमस्कार दोस्तों, BHU LLB BA LLB के लिए लीगल में हम लोग IPC यानी भारतीय दंड संहिता पढ़ रहे थे। इसमें वो दूसरा भाग है जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 11, ख को यह का ग्रह यानी घर जलाने के लिए क उकसाता है। ख उस घर को आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। क और ख ने कौन से अपराध किए हैं? तो ये समस्या जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 111 पर आधारित है। धारा 111 के अनुसार जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाए यानी किसी एक कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाए और कोई भिन्न कार्य किया जाए, एक कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाए और कोई भिन्न कार्य किया जाए, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से उसी विस्तार पर दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है। परंतु जब तक कि कार्य जो है दुष्प्रेरण का अधिसंभाव परिणाम था और उस उत्साहट के असर के अधीन या उस सहायता से उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था, तो वह दुष्प्रेरण गठित करता है। इसके लिए धारा 111 के लिए निम्न तत्व आवश्यक है। कार्य जो किया गया वह दुष्प्रेरण के संभाव परिणाम था। पहला जो है कार्य जो किया गया वह दुष्प्रेरण का संभाव परिणाम था। दूसरा, वह दुष्प्रेरण संचरित करने वाले उत्प्रेरण अथवा सहायता के प्रभाव में या षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया है। कौन कौन सा? पहला जो है कार्य जो किया गया है वह दुष्प्रेरण का संभाव परिणाम था और दूसरा वह दुष्प्रेरण संचरित करने वाले उत्प्रेरण अथवा सहायता के प्रभाव में या षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया है। इस समस्या में क द्वारा ख को य का मकान जलाने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, चोरी के लिए नहीं। चोरी दुष्प्रेरण का संभाव परिणाम नहीं है। दूसरी बात, चोरी सहायता और षड्यंत्र के अनुसरण में नहीं किया क्योंकि षड्यंत्र जो है केवल घर जलाने का था, तो इसलिए क जो है केवल घर जलाने का दोषी है। ख जो है घर जलाने के साथ साथ चोरी के अपराध का भी दोषी है। दुष्प्रेरण का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दुष्प्रेरण का अर्थ है उकसाना या प्रोत्साहित करना। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए उकसाता है या प्रोत्साहित करता है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार जो है मृत्यु कारित करने तक है, यानी कब आप जो है प्राइवेट डिफेंस में किसी की मृत्यु भी कर सकते हैं? तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए संबंधित धारा है 103। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में यह बताया गया है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार जो है मृत्यु कारित करने तक होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग धारा 99 की सीमा के अंदर रहते हुए करना चाहिए। ये अपराध कौन कौन से हैं जिसको कोई करे तो आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं? कौन कौन से? तो पहला है लूट, यानी लूट करने आता है तो आप उसे मार सकते हैं। दूसरा रात्रि गृह भेदन, यानी रात में कोई आपके घर में प्रवेश करता है आपकी इच्छा के विपरीत। अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। फिर है चोरी, रिष्टि, गृह अतिचार। चोरी, रिष्टि, गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होती है। यानी चोरी करते समय चोर आया और अगर आपने चोर को नहीं मारा तो आप ये जानते हैं कि चोर आपको मारेगा, तो उस स्थिति में आप चोर को जो है मार सकते हैं। लोक अपदूषण, भारतीय दंड संहिता की धारा 268 268। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 लोक अपदूषण या लोक उपताप की परिभाषा से है।
इसके अनुसार कोई ऐसा कार्य जो अवैध लोप है, कोई ऐसा कार्य जो अवैध है जिससे जनसाधारण को जो आसपास रहते हों या आसपास की संपत्ति पर कब्जा रखते हों, कौन कौन से, जो आसपास रहते हों या आसपास की संपत्ति पर कब्जा रहते हों, कोई सामान्य क्षति, फिर दूसरा संकट, तीसरा क्षोभ यानी खींच उत्पन्न होता है, या जिससे उन व्यक्तियों का किसी लोक अधिकार के प्रयोग करने के अवसर में पड़े क्षति, बाधा, संकट, क्षोभ कारित अवश्य संभावी हो। तो यही है पब्लिक अपदूषण, लोक अपदूषण। इसके लिए तत्व क्या होने चाहिए? लोक अपदूषण के अपराध के आवश्यक तत्व जो है 268 के अधीन है। किसी कार्य को किया जाना, पहला किसी कार्य को किया जाना या किसी ऐसे कार्य को न करना जिससे करना विधिक कर्तव्य हो। कौन कौन सा? पहला जो है किसी कार्य का किया जाना, दूसरा किसी ऐसे कार्य को न करना जिससे करना जो है विधिक कर्तव्य है, और दूसरा जो है किसी कार्य के कारण जनसाधारण को कोई सामान्य क्षति, खतरा या असुविधा हो। तो दूसरा क्या है? किसी कार्य के कारण जनसाधारण को कोई सामान्य क्षति, खतरा या असुविधा हो। राजद्रोह के अपराध के आवश्यक तत्व। राजद्रोह के अपराध के आवश्यक तत्व, क्वेश्चन नंबर 15। तो राजद्रोह के अपराध के लिए सबसे आवश्यक तत्व यह है कि अभियुक्त द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के प्रति घृणा, ये सारी चीज़ें याद रखनी, घृणा, अवमानना, अप्रीति, घृणा, अवमानना या अप्रीति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाए। तो क्या आवश्यक तत्व है? भारत सरकार विधि द्वारा स्थापित, अभियुक्त के द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के प्रति घृणा, अवमानना, अप्रीति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। अप्रीति का अर्थ शत्रुता की भावना उत्पन्न करने से है। अप्रीति का अर्थ शत्रुता की भावना उत्पन्न करने से है। इसके अंतर्गत सरकार की जो है आलोचना सम्मिलित नहीं है, चाहे वह कितना भी कटु क्यों ना हो। आपराधिक मानववध, कैपेबल होमोसाइड। तो आपराधिक मानववध तो पहली बात धारा 299 है, ये आपको याद रख लेना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से, पहला मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो, यानी मृत्यु हो जाना निश्चित हो जाए, या यह ज्ञान रखते हुए यह संभव है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। कोई कार्य कर रहा है तो कोई कार्य जो है करके मृत्यु कारित कर देता है, वो आपराधिक मानववध का अपराध कहलाता है। तो 299 में है मृत्यु कारित करने के आशय से, शारीरिक क्षति करने के आशय से, या उसे यह ज्ञान है कि मृत्यु कारित कर दे। कोई कार्य कर रहा है, कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तो आपराधिक मानववध। अब आपराधिक मानववध को कब हत्या नहीं माना जाता? इसमें कुछ अपवाद हैं, उस केस में करने पे जो मानववध होता है उसे हत्या नहीं माना जाता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 कौन सी धारा? धारा 300 के द्वितीय खंड में 5 अपवादित परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत मानववध को हत्या का अपराधी न मानकर संदोष मानववध का अपराधी माना जाता है। ठीक, हत्या का आरोपी न मानकर संदोष मानववध का अपराधी माना जाता है। इसमें जो है सज़ा कम होती है, इसमें तो सज़ा ज़्यादा है। तो संदोष मानववध का अपराधी माना जाता है। 5 परिस्थितियाँ कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है गंभीर और अचानक प्रकोपन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी जो है गंभीर और अचानक जो है गुस्सा आ जाए आपको, वही है गंभीर और अचानक प्रकोपन। दूसरा है निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण,
गंभीर और अचानक प्रकोपन। दूसरा, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, प्राइवेट डिफेंस। तीसरा है लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण, लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण। चौथा है पारिस्थितिक आकस्मिक लड़ाई, सडन फाइट। और पांचवा व अंतिम है पारिस्थितिक मृतक की सहमति से कारित होने वाली मृत्यु। तो कौन कौन सा है? गंभीर अचानक प्रकोपन, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण, पारिस्थितिक आकस्मिक लड़ाई यानी सडन फाइट, और पांचवा है पारिस्थितिक मृतक की सहमति से कारित होने वाली मृत्यु। अब देखिए लूट और डकैती में अंतर। वर्चुअल एलपी में प्रश्न पूछा हुआ है लूट के लिए मिनिमम कितने, कम से कम कितने आदमी होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, प्रश्न इसी से बन जाएंगे। डकैती लूट का गंभीर रूप है। लूट और डकैती में क्या अंतर है? तो डकैती जो है लूट का गंभीर रूप है, परंतु लूट और डकैती में प्रमुख अंतर यह है कि अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 5 से कम है तो अपराध लूट का होगा। 5 से कम व्यक्ति है तो अपराध लूट का होगा। यदि लूट में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक है तो वो डकैती हो जाती है। यानी डकैती में 5 से प्लस लोग, डकैती 5 से ज़्यादा लोग हैं, लूट में 5 से कम लोग हैं। डकैती लूट का गंभीर रूप है। कब उद्यापन लूट है? कब उद्यापन लूट है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के द्वितीय पैराग्राफ में उद्यापन कब लूट है के बारे में बताया गया है। उद्यापन लूट है यदि, उद्यापन लूट है यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है। यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल संदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है। तो कौन कौन सा भय है? तत्काल मृत्यु करने का भय, या तत्काल उपहति करने का भय, या तत्काल संदोष अवरोध के भय में डालकर उद्यापन करता है। और इस प्रकार भय में डालकर, इस भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़ उसी समय और वहाँ की परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। एग्जाम्पल से समझिए, क य को राजमार्ग पर मिलता है, ठीक, हाईवे पर मिलता है। क य को एक पिस्तौल दिखाता है और य की थैली मांगता है। पिस्तौल दिखा के य की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप य अपनी थैली दे देता है। यहाँ क ने य को तत्काल उपहति का भय दिखलाकर थैली उद्यापित की, यानी थैली मांगी कि अगर नहीं दोगे तो मैं पिस्तौल से तुम्हारी हत्या कर दूंगा, ठीक। तो ये उद्यापन है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः क ने लूट की। डकैती को परिभाषित करिए, क्वेश्चन 20 और आज का अंतिम प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 डकैती को परिभाषित करती है। तो 391 डकैती से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 डकैती को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं। डकैती 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में सहायता करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, वह डकैती का अपराध करता है। तो ये 20 प्रश्न आपके हो गए, 10 पहले वीडियो में, 10 इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी अभी और जो है 2 वीडियो बनेंगे आईपीसी पे,
फिर हम लोग और लीगल के वीडियोस देखेंगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।